आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मुकदमा। वाचनकर्ता अमित पांडे। एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर बड़े सख्त अंग्रेज थे। पहले कह चुकी हूं कि कुंवरी के मामले में वह मेरे प्रबल विरोधी थे। यहां तक कि मुझे रियासत से बाहर निकालने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। परंतु आज वह मेरे ऊपर अत्यंत सहृदय थे। वास्तव में न्याय और व्यवस्था पर ही उनका ध्यान था। मेरी हत्या का षड्यंत्र अत्यंत ही जघन्य था। वह जानते थे कि ऐसे मामले अक्सर रियासतों में होते रहते हैं। मेरे जैसी गोलियां जब तक सुंदर व जवान रहती हैं, इसी तरह चूसी जाती हैं और फिर उनका कंटक दूर कर दिया जाता है। राजा रईसों की रंगरेलियों की यह पुरानी परंपरा है। एक निष्ठावान अंग्रेज कैसे इसे बर्दाश्त कर सकता है। अतः इस मामले में एजीजी ने बड़ा सख्त कदम उठाया और जिस समय मैं आबू की उपत्यकाओं में बैठी अपने पुत्र को लोरियां गा गा कर वहां के स्वस्थ वातावरण का आनंद ले रही थी, उसी समय राजधानी में उथल पुथल हो रही थी। मेरी हत्या का प्रयत्न करने में लालजी खवास और डॉक्टर नायडू की गिरफ्तारी की चर्चा हजार मुंह से विविध रूप धारण करके फैल गई थी। उसमें अनेक विकृत बातों का भी समावेश हो गया था। उधर महाराज विलायत से लौटते ही अपनी पतलून का जलसा धूमधाम से करने की तैयारी कर चुके थे। बहुत से राजा रईस अंग्रेज अफसरों को आमंत्रित किया गया था। दावत की बहुत भारी तैयारी की जा रही थी। इतने में ही इस मुकदमे में महाराज का नाम आ जाने से ये सारी तैयारियां उलट पुलट हो गईं और महाराज को गद्दी से उतार देने की अफवाह सारी रियासत में फैल गई। महाराज एकदम बौखला उठे। मैं कह चुकी हूं कि उनमें अनेक अच्छे गुण थे, परंतु वह सन की भी नंबर 1 के थे। उन्होंने सनक में वही पतलून सिलवाई। उन्होंने सनक ही में वह पतलून सिलवाई थी। भला कौन उन जैसा पढ़ा लिखा सभ्य पुरुष ऐसी पतलून पहनने की कल्पना कर सकता था। अब तो ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि राजा पागल हो गए हैं। इन सब सूचनाओं को पाकर मैं बौखला उठी। कैसी अद्भुत बात है कि मेरा भाग्य इसी पुरुष से बंधा था। अब मैं कभी कभी यह सोचने लगती थी कि मेरा क्या होगा। यद्यपि मेरे पास अब अपनी काफी जमा पूंजी थी, हीरे जवाहरात भी थे, तथापि मैं रह रहकर यही सोचा करती कि मेरा किसुन मुझे मिल जाए और मैं सचमुच श्रीमती कृष्ण बनकर राजधानी से बाहर कहीं अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में किसी नगर में जा बसूं। परंतु क्या यह संभव हो सकता था? हम गोली गुलामों का है ऐसा भाग्य? फिर भी यह विचार मेरे मस्तिष्क में पुष्ट होता जा रहा था और मैं यही सोचा करती थी कि कभी न कभी यह स्वप्न पूरा होगा ही। परंतु किसुन की कोई सूचना न मिल रही थी। हर बार मैं वासुदेव महाराज से कहती, वह अपने आदमियों को लिखते, पर हर बार उन्हें वही जवाब मिलता कि किसुन का कुछ भी पता नहीं है। सुना है कि अन्नदाता ने उसे कैद में डाल दिया है। यह समाचार सुनकर मैं अधीर हो उठी। मैंने चाहा कि एक बार वासुदेव महाराज स्वयं राजधानी जाएं और सब समाचार ले आएं, परंतु अभी मैं यहाँ निरापद न थी। वासुदेव महाराज ने मुझे छोड़ जाना ठीक नहीं समझा। इतने में मुझे सूचना मिली कि मेरी हत्या के षड्यंत्र का जो मुकदमा चल रहा है, उसमें मुझे भी गवाही देने राजधानी जाना होगा। षड्यंत्र में महाराजाधिराज भी सम्मिलित थे, इसलिए यह मुकदमा साधारण अदालत में न चलाकर इसके लिए एक विशेष अदालत बैठाई गई थी, जिसकी कुल कार्यवाही बंद कमरे में हो रही थी। मेरी गवाही अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। उसी पर महाराज की गद्दी और इज्जत निर्भर थी।
मुझे सख्त पहरे में राजधानी ले जाया गया, क्योंकि एजीजी की हिदायत थी कि मेरी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त रहे। मैं सीधी अदालत पहुंचाई गई। अदालत में किसी भी बाहरी आदमी को नहीं आने दिया गया था। फिर भी बाहर आदमियों की भारी भीड़ थी। अखबार वाले भी काफी शोर मचा रहे थे और वातावरण खूब उत्तेजनापूर्ण था। मुझे देखकर भीड़ और उत्तेजित हो गई। मुझे घेर लिया गया और पुलिस ने बड़ी कठिनाई से मुझे अदालत पहुंचाया। लालजी खवास और डॉक्टर नायडू दोनों ही अभियुक्त अदालत में हथकड़ियों में जकड़े हुए हाजिर थे। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की थी, परंतु महाराज उपस्थित नहीं थे। महाराज की ओर से कलकत्ता, बंबई के बड़े बड़े बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे। नायडू और खवास ने भी बड़े बड़े वकील जुटाए थे। मुकदमा सरकार की ओर से चल रहा था और सरकार ने भी एक बहुत बड़ा वकील खड़ा किया था। नायडू का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे देखकर उसने आंखें नीची कर लीं। अनुनय और अनुताप उसकी आंखों में भरा था, पर खवास जलती आंखों से मुझे घूर रहा था। उस पर दो संगीन जुर्म थे, एक मेरी हत्या का षड्यंत्र करना और जहर देना, और दूसरा रिवॉल्वर से कातिलाना हमला करना। मेरी गवाही हुई। मैंने एक एक करके सारी ही घटनाएं बयान कर दी, पर जब राजा की बात आई, मेरी वाणी जड़ हो गई। अब सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि तुम जानती हो कि हिज हाइनेस भी इस साजिश में शामिल थे? तब किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मुंह पर ताला जड़ दिया। मैं बोल न सकी, परंतु जब बारंबार वही प्रश्न दोहराया गया, तब मैंने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती। बयान मेरा खत्म हुआ। उस पर बहुत सी जिरह हुई। महाराज के बैरिस्टर बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। महाराज के विरुद्ध तो एकमात्र मैं ही गवाही दे सकती थी। मेरे बाद वासुदेव महाराज का बयान हुआ। उन्होंने बताया कि खवास ने मुझ पर मार डालने की नीयत से गोली चलाई थी, लेकिन उनके झपट पड़ने से खवास का निशाना चूक गया और गोली उनकी जांघ में लगी। जिरह उनसे भी बहुत हुई। बयान होने पर हम लोग उसी भांति सख्त पहरे और सुरक्षा में आबू पहुंचा दिए गए। आबू लौट आने पर मैं तरह तरह की चिंताओं में घिर गई। मैं नहीं जानती थी कि महाराज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। यद्यपि मैंने उनके प्रतिकूल बयान न देकर उन पर भारी एहसान किया था, फिर भी वह उस निष्ठा से बढ़कर न था जिसके साथ 20 वर्ष पहले मैंने उनके प्रति आत्मार्पण किया था। मेरे इस आत्मार्पण के बदले यदि वह मेरी हत्या कर सकते थे, तो भला मेरे इस बयान का वह क्या मूल्य समझ सकते थे। न पहले और न अब आबू आने पर मुझे उनका कोई संदेश मिला। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते थे, मैं बेचैन होती जाती थी। मेरी समझ ही में न आता था कि क्या करूं। अंततः मुझसे निष्क्रिय नहीं बैठा गया। राजधानी से लौटे मुझे अभी 2 ही मास हुए थे कि मैंने वासुदेव महाराज को सब बातें समझा बुझाकर राजधानी भेज दिया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह किसुन का, मेरे बच्चों का, केसर का तथा दूसरे सारे हालचाल लेकर आएं। पहले वह मुझे वहां छोड़ने को राजी नहीं हुए, पर अंत में चले गए। अपनी गैर हाजिरी में मेरी सुरक्षा की जो भी व्यवस्था वह कर सकते थे, करते गए। राजधानी से लौटकर उन्होंने जो जो बातें बताईं, उन्हें सुनकर मेरा मन और व्यग्र तथा व्यथित हो गया और मैं घबरा गई। उन्होंने बताया कि महाराज ने अपने बचाव के लिए वकीलों की सलाह से यह बयान दिया कि वह पागल हैं। वह सचमुच पागल हैं या नहीं, यह जांच करने के लिए 2 अंग्रेज विशेषज्ञ विलायत से बुलाए गए थे। जब वे अंग्रेज महाराज की जांच करने महलों में गए, तब उनसे कहा गया कि महाराज की हालत बहुत खतरनाक है,
ज्यादा आदमियों को देखकर वह भड़क उठते हैं। उससे ठीक यह होगा कि एक एक डॉक्टर ही उनकी पृथक पृथक जांच करें। बेचारे अंग्रेज डॉक्टर झांसे में आ गए। महाराज रंग महल के भीतरी भाग के एक छोटे से कमरे में जा बैठे। वहीं अब उनमें से एक डॉक्टर उनकी परीक्षा के लिए पहुंचा, तब वह उस पर शेर की भांति टूट पड़े और उनकी गर्दन पर सवार होकर बोले, साले के साले, लिख दे कि हम पागल हैं, नहीं तो अभी मार डालूंगा। डॉक्टर की अक्ल गुम हो गई और उसने प्राण संकट में देख उन्हें पागल होने का सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट को पढ़कर महाराज ने हंसकर कहा, इसे अभी बंद कर दो और दूसरे गधे को भी ले आओ। जब दूसरा डॉक्टर आया तब उसके साथ भी यही व्यवहार किया गया और उससे भी पागलपन का सर्टिफिकेट ले लिया गया। इसके बाद प्रत्येक को 5-5 लाख रुपया इनाम देकर प्रसन्न कर लिया गया। रुपए पाकर दोनों अंग्रेज पुंगव अपना वह अपमान भूल गए, प्रसन्न हो गए। उन्हें 1 सप्ताह राजधानी में मेहमान की भांति रखा गया। शिकार, दावत और जलसे हुए और फिर उन्हें विदा कर दिया गया। मेरी गवाही और पागलपन के सर्टिफिकेट के कारण मुकदमे से तो महाराज बरी हो गए, पर उनके राजनीतिक अधिकार सब छीन लिए गए। एक प्रकार से उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। एक अंग्रेज सिविलियन राज्य का दीवान होकर आया और रियासत का वही सर्वे सर्वा बन गया। महाराज को प्रति मास एक निश्चित राशि भी मिलने लगी और वह अब राजकाज में कोई दखल नहीं दे सकते थे। अब उनका सारा समय रंग महल की रानियों में व्यतीत होता था। किसुन के संबंध में वासुदेव महाराज कोई निश्चित खबर नहीं लाए थे। उनका कहना था कि किसुन विलायत से लौटने के बाद तो महाराज की सेवा में देखा गया था, पर अब उसका कोई पता ही न था। राजधानी में वह न था और कोई यह न जानता था कि वह कहाँ है। यह अफवाह थी कि महाराज ने उसे कैद कर लिया है। यह इसलिए कि महाराज ने उससे मेरे सब हीरे जवाहरात और धन मांगे थे, पर किसुन ने वापस देने और बताने से इनकार कर दिया था। इसी से उसे मारा पीटा भी बहुत गया था। ये सब बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा और मैं किसुन के लिए बहुत छटपटाई, पर मैं कर भी क्या सकती थी, निरुपाय थी। उस पतलून का भी किस्सा मजेदार रहा। विलायत से लौटने पर महाराज ने उसके लिए एक बड़े जलसे और धूमधाम की व्यवस्था की थी। सुना कि एक बटन जरा ठीक से टाकने के लिए विलायत से दर्जी आया था और उसे 11,000 रुपए दिए गए थे, परंतु मुकदमे के झमेले में पतलून का जलसा न हो सका। और जब इस अंग्रेज मिनिस्टर ने रंग महल की बहुत सी फालतू चीजें, हाथी, घोड़े, जवाहरात, मोटरें आदि फालतू जिनसें बेचकर कर्जा चुकाने की योजना बनाई, तो वह पतलून भी बेच दी गई। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मुकदमा। वाचनकर्ता अमित पांडे।